गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, दिस इज बेल फ्रॉम ईसॉप आइल्स स्कैम्स। आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करने जा रहे हैं और मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं चलता रीडिंग कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। सो आपको रीडिंग सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हो उसको आपने उसकी मेन पॉइंट्स को अपने माइंड में प्लेस कर देना है। एक बार आप इसमें प्रैक्टिस करो घर पे या अपने इंस्टीट्यूट पे जहाँ पे भी, तो पहले क्वेश्चंस को आप अंडरलाइन कर लो और आप जो जो आगे फाइंड आउट करने जा रहे हो आगे, तो पहले अपने उसको प्री में माइंड में रखो। 2-3 क्वेश्चंस को, अगर वो ट्रू फॉल्स है या नॉट ट्रू वाला ऐसा कुछ है तो आप उसको अपने माइंड में रखो और आगे बढ़ो। तो देखते हैं इसके अंदर कौन से क्वेश्चन है आज हम करने जा रहे हैं। तो आई होप आज है यस मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है। कौन से हैं? मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आप जितना, मैं कह रहा हूं कि जितना डीप जाओगे, जितना डीप थिंक करोगे, उतना ही आपकी रीडिंग स्किल्स या रीडिंग उतनी ही आपकी इंप्रूव होगी जितना आप इसके अंदर डीप जाओगे। जैसे ये कह रहा है कि इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर मेक्स ए पॉइंट दैट, राइटर एक ऐसी बात कहता है या ऐसा पॉइंट बनाता है, तो वो क्या बनाता है आपको इसमें थोड़ा सा डीपली जाना है। क्या है? The director should plan, स्पोकन में बता रहा था should plan, कैसे ये उनकी फैमिली का पार्ट है। The director should plan the soundtrack at an early stage in filming। अच्छा, कोई चीज अगर वो फिल्मिंग कर रहे हैं, किसी चीज की वीडियो बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, उसकी सबसे प्राथमिकता जो सबसे पहले आने में अर्ली जो पहली 1-2 स्टेज होती है, अगर उसकी बहुत सारी स्टेज है तो पहली 1 और 2 और 3 स्टेज के अंदर उनको किसके बारे में प्लान बनाना चाहिए? प्लान तो किसके बारे में चाहिए? प्लान द साउंड ट्रैक। ऐसी अगर बात पहला पैराग्राफ कह रहा है, पहला पैराग्राफ किसके बारे में बात कह रहा है? साउंड ट्रैक के बारे में। साउंड ट्रैक, ध्यान रखना प्लीज। अभी तो आपका एक बार एक प्रैक्टिस चल रही है तो आप टाइम अगर एक पे लगता है कोई बात नहीं, बट बाद में आपको सिर्फ 1 मिनट ही या 70 सेकंड्स ही एक क्वेश्चन पे लगाने, इससे ज्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं लगाने। तो अभी आपको पहली लाइन समझ में आ गई होगी कि जो राइटर है ये मेक पॉइंट पहले पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि जब आप फिल्म बना रहे होते हो तो उसकी जो अर्ली स्टेज फेस जो भी होती है उसके अंदर आपको प्लानिंग किस पे करनी चाहिए? साउंड ट्रैक। वर्ड दिमाग में बैठ गया? साउंड ट्रैक। नेक्स्ट चलते हैं। The second number is it would be wrong to overlook। आप overlook it means अगर आप उस चीज को डिनाई कर देते हो, उसको आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। The contribution of sound to the artistry of the फिल्म्स बनाने की जो आर्टिस्ट्री होती है, फिल्म की जो आर्टिस्ट्री मतलब किस तरह से फिल्म बनाई जाएगी, उसकी अगर आर्टिस्ट्री के साउंड के कंट्रीब्यूशन को आप अगर डिनाई करते हो तो ये क्या चीज है? ये रॉन्ग है। इट मींस वो कहता है कि जो आर्टरी का साउंड है ना, द साउंड ऑफ द आर्टरी, इस पे ज्यादा क्या देना चाहिए? अपने को ध्यान देना चाहिए। बातें इस तरीके से समझी जाएंगी आपको। आप रीडिंग में ये मत समझो कि आप वहां बिल्कुल सिंपल सा करके आ जाएगी, सिंपल आ जाएगा वहां पे कर देंगे, नहीं। ये टफेस्ट वन है, मैं आपको टफेस्ट वन बता रहा हूं। दो हर एक पॉइंट के दो मतलब निकलवा के बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे ये कह रहा था डायरेक्टर शुड प्लान, डायरेक्टर को क्या प्लान करना चाहिए? फिल्म बनाते वक्त उसकी जो अर्ली स्टेज होती है उसमें उसको साउंड ट्रैक पर प्लानिंग करनी चाहिए। मतलब अर्ली स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जानी चाहिए? साउंड ट्रैक की। और ये कह रहा है कि जो फिल्म की जो आर्टिस्ट्री ऑफ साउंड है, जो आर्टिस्ट्री यस साउंड टू द आर्टिस्ट्री, जो फिल्म की जो आर्टिस्ट्री है उसके साउंड की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब उसको डिनाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस साउंड पे बात हो रही है, इसमें भी साउंड ट्रैक पे बात हो रही थी। आगे द म्यूजिक इंडस्ट्री कैन हैव ए बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑन साउंड इन फिल्म। ठीक है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री होती है उनका एक लाभ मतलब एक बेनिफिट वाला प्रभाव है जो ऑन साउंड रहता है किसी न किसी फिल्म में या हर फिल्म में इन फिल्म्स।
तो किसका ज्यादा प्रभाव रहता है, किसको बेनिफिट ज्यादा होता है, म्यूजिक इंडस्ट्री को। कैन हैव ले सकती है, कैन हैव ये इनके पास हो सकता है ए बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस। अब आप कहोगे सर कैन हैव तो आप उसमें हो सकता है क्यों बोलो, हैव मींस पास होना होता है पहले वर्ड, हैव मींस किसी चीज का पास होना, तो कैन हैव पास होना। अब इसमें आप ये कैन बी वाला वर्ड बस इसमें ऐड करो, ओके। कैन हैव अ बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑन साउंड इन फिल्म, तो ये कह रहा है कि म्यूजिक जो इंडस्ट्री है वो गेट कर सकती है, क्या गेट कर सकती है, बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑन साउंड इन फिल्म्स। तो साउंड पे बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस गेट कर सकती कौन, म्यूजिक इंडस्ट्री। लेट्स मूव फर्दर, आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट वन, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दोज वर्किंग ऑन द साउंड, ये उन लोगों के लिए है, यहां पे इन्होंने काटा हुआ वर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु वर्क, हु वर्क, इसने हु को काटते ही वर्क के पीछे आईएनजी लगा दिया। ये बहुत बड़ा मेथड होता है राइटिंग का या रीडिंग को फाइंड आउट करने का। राइटिंग में कई बार सीधा एजुकेटेड लिखा होता है, कुछ भी उसके बारे में राइटिंग में जब आएंगे बात करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु वर्क ऑन द साउंड इन ए फिल्म टू हैव अ सोल रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट। सिर्फ सिंगल रिस्पांसिबिलिटी, सोल रिस्पांसिबिलिटी कौन किसकी होती है, जो साउंड पर काम करते हैं, ये इन लोगों की होती है। दोज हु वर्क ऑन साउंड इन अ फिल्म, वो फिल्म के बारे में सभी बात हो रही है, साउंड पे वर्क करते हैं। तो इसमें आ रहा है उन लोगों के बारे में जो ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है, जो किस पे काम करते हैं, साउंड पे। इसमें लोगों के बारे में बताया, इसमें ये बताया है कि म्यूजिक इंडस्ट्री क्या कर सकती है, ज्यादा फायदा ले सकती है साउंड पर वर्क करके किसी भी फिल्म के अंदर। इसमें किसी इंसान की रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात की है, इसमें किसी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात की है। ऊपर लिखा है कि आर्टिस्ट्री ऑफ साउंड को, सॉरी आर्टिस्ट्री ऑफ फिल्म के साउंड को अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर पे उसने क्या लिखा है, द फर्स्ट नंबर पे कि उनको प्लान फिल्म की जो स्टार्टिंग की स्टेज ये होती है उसके अंदर उनको साउंड ट्रैक पर काम करना चाहिए। तो ये चीजें आपको इसमें देखने को मिली हैं। अब देखते हैं, अपने चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, सॉरी टेक्स्ट की तरफ। कौन सा पैराग्राफ था, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट था ये, ठीक है। दो हालांकि, दो मतलब हालांकि, दो वी might think of films, शायद ही हम think करते हैं फिल्म as an essential visual experience, we really cannot afford to underestimate the importance of film sound। underestimate करना, किसी की वैल्यू को कम आंकना, मतलब overlook कर देना, the importance of the sound। ठीक है, though we might think of the film as an essential visual experience, yet we really cannot afford to understand, मतलब हम उसकी तरफ ही शायद ध्यान दे पाते हैं, इसकी तरफ ध्यान देते नहीं। cannot afford to cannot afford to underestimate the importance of film sound। A meaningful soundtrack is often soundtrack, तो इसके बारे में बात होने लगी। soundtrack is often a complicated as the image on the screen and is ultimately just as much as responsibility of the director। तो ये डायरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी है। तो आई होप इसके अंदर क्वेश्चंस हम कर रहे थे, डायरेक्टर शुड प्लान एट यस। तो इसमें डायरेक्टर की बात आ गई, ठीक है। आगे तो ये रिस्पांसिबिलिटी डायरेक्टर की है, वो आप थर्ड वाला मत समझना जिसमें किसी पर्सन की रिस्पांसिबिलिटी बात कर रहे थे। नेक्स्ट द एंटायर साउंड ट्रैक कंसिस्ट्स, मतलब का बना होना, कंसिस्ट का मतलब होता है का बना होता है ऑफ थ्री एसेंशियल इंग्रेडिएंट, ह्यूमन वॉइस, साउंड ट्रैक एंड म्यूजिक। तो ये तीन चीजें होती हैं। दीज थ्री ट्रैक्स मस्ट बी, अवश्य की जानी चाहिए, मस्ट बी होता तो होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, मस्ट बी प्लस ईडी लगा दिया, कोई बात की जानी चाहिए, मतलब अवश्य, मस्ट बी मिक्स्ड एंड बैलेंस्ड सो एज टू प्रोड्यूस, क्या करने के लिए, नेसेसरी एम्फेसिस मतलब प्रेशर किसी पे, व्हिच इन टर्न क्रिएट डिजायर्ड इफेक्ट। इट मींस ये साउंड ट्रैक पे बात हुई है, जिसपे किसको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, डायरेक्टर को। आई होप तो इसमें म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आई थिंक नो। तो इसका आंसर क्या है, बी। ओके, तो आपको तब जब आप खुद करोगे इसको, आपको बिल्कुल विदाउट एनी लाइक प्रॉब्लम्स, विदाउट ब्रेकिंग योर attentions, without breaking your concentration, आपको अच्छी तरह से ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, okay,
One reason that the writer refers to the Humphrey Bogart is to exemplify. One reason that the writer refers to, ये किसी चीज का नाम है या किसी Humphrey Bogart is to exemplify. क्या exemplify करता है? The importance of the actor and character appearing. अब यहाँ पे फिर वही बात है, who appear, okay, who appear to have similar personality. तो ठीक है, क्या ये हो सकता है इंपोर्टेंस ऑफ द कौन एक्टर, करेक्टर, सिमिलर उनकी क्या है पर्सनैलिटी, उस पे एग्जाम्पलीफाई करते हैं उसकी इंपोर्टेंस को, या फिर मतलब एक्टर और जो करेक्टर हैं वो दोनों सिमिलर पर्सनैलिटी है, पहले ये बात। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द ऑडियंस विश की बात कर रहा है दैट एक्टर्स आर विजुअली अप्रोप्रिएट फॉर देयर रोल्स। जो एक्टर्स हैं आर विजुअली सही है फॉर देयर रोल्स, वो सही है, ठीक है। पहला एक्टर और कैरेक्टर दोनों को सिमिलर, एक्टिंग सेम वे, इक्वली कह रहा है। दूसरे में ऑडियंस की विश कह रहा है कि वो कहते हैं कि ये रोल है ये अप्रोप्रिएट है एक्टर्स का। तीसरा कह रहा है द वैल्यू ऑफ द एक्टर हैविंग हैड सिमिलर फीलिंग टू द कैरेक्टर। ऊपर सिर्फ उनका क्या सिमिलर था, पर्सनैलिटीज, यहाँ पे हैड सिमिलर फीलिंग टू द कैरेक्टर। फीलिंग की बात कर रहा है, द वैल्यू ऑफ द एक्टर having had, who have had, यहाँ पे who have had जो भी है, having had similar feeling to the character. So actor और character का character को similar feeling में ऐड किया गया है। Next, the audience perform preference, मतलब जो audience क्या करती है, like करती है for dialogue। अब ये audience का dialogue के बारे में बात करना है। ऊपर audience की wish थी कि ये roles के बारे में wish थी, किसकी, roles के बारे में wish थी। अब इनकी किसके बारे में विश है, ऑडियंस प्रेफर लाइक करते हैं फॉर डायलॉग टू बी एज ऑथेंटिकेट एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके इनको सच फैक्ट शो करो, सच्चाई, फैक्ट सच्चाई। तो अब हम चलते हैं ये कहां पे, हम अब अपने को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, हम्फ्री बोगार्ट। कौन से पैराग्राफ के अंदर है ये, एग्जामिनेशंस की नहीं है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर। ओके, सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमने उसमें देख लिया ना क्या क्या कह रहे हैं, ऑडियंस के बारे में बात हुई है, दोनों की सिमिलर पर्सनैलिटी के बारे में बात हुई है, दोनों की सिमिलर मतलब एक्टर की कैरेक्टर की फीलिंग के साथ उनकी फीलिंग सिमिलर बताई गई है, ये बात हुई है, ऑडियंस की विश के बारे में बात हुई है। तो ठीक है, let's start with the dialogue. As is the case with the stage drama, dialogue serves to tell the story and express the feeling and motivations of characters. Motivations of characters. Okay. Characters. Often with film characterizations, the audience perceive little or no difference between the character and समझती, परसीव होता है समझती या देखती, लिटिल और नो डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर एंड एक्टर। पहली बात तो ये आ गई कि ऑडियंस है जो वो कैरेक्टर एंड एक्टर में कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखती, मतलब सब कुछ उसको क्या लगता होगा, उनमें सिमिलर ही लगता है उनके कैरेक्टराइजेशन के अंदर। कैरेक्टराइजेशन मतलब जो वहां पे वो पेश करते हैं जो भी। Thus for example the actor Humphrey Bogart is the character Sam Spade, film personality and life personality seems to merge। उनकी फिल्म पर्सनैलिटी और लाइफ पर्सनैलिटी दोनों मर्ज हो जाती हैं, seem to merge। Perhaps this is because the very texture of the performance, voice supplies an element of the character। तो यहाँ पे दोनों ही टेक्सचर, हर चीज जो परफॉर्मेंस का हर छोटा छोटा भाग वगैरह सभी चीजों के बारे में बात हुई है। इट मींस इसमें से कौन सी चीज मैच कर रही है, लेट्स टॉक अबाउट। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे जल्दी से चलो, जल्दी से यहाँ पहुंच गए। तो इसमें क्या, इसमें ऑडियंस विश एक्टर विजुअली रोल्स नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की है। द वैल्यू ऑफ द एक्टर हैविंग हैड सिमिलर फीलिंग की बात नहीं हुई है, पर्सनैलिटी की बात जरूर हुई है, ए नंबर अभी तक मान रहा हूं इसको। द ऑडियंस प्रेफरेंस फॉर द डायलॉग एक्चुअली ऑथेंटिक डायलॉग, ऑथेंटिक के बारे में बात नहीं है, डायलॉग के बारे में बात नहीं है, बट ऑडियंस ऐसी कुछ चाह रही है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। दैट्स व्हाई द आंसर क्या है, ए आंसर। ओके, तो इस तरीके से प्लीज आपको चलना है, इसमें आगे बढ़ना है, आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, तो thank you very much for giving your valuable time, sir. I will see you next time. Till then, take care and bye bye.